मैं शिल्पा के साथ एक फुटपाथ पर खड़ा हुआ था। मुराद चंगेजी ने फोन पर मुझे बताया था कि हमारे और अमीर हमजा के दरमियान जो गलत फहमी थी वो खत्म हो गई है। अमीर हमजा के आदमी एक गाड़ी लेकर मेरे पास आ रहे हैं। उनसे मेरा कोड वर्ड्स का तबादला होगा कि अमीर हमजा फॉर फरमान एंड फरमान फॉर अमीर हमजा। वो आने वाले सही कोड वर्ड्स अदा करेंगे तो मैं शिल्पा के साथ उस गाड़ी में सवार हो जाऊंगा। फिर वो गाड़ी हमें अमीर हमजा के एक खुफिया अड्डे पर पहुंचा देगी। शिल्पा ने पहले मेरे साथ कहीं जाने से इनकार किया था। वो जानती थी कि मेरी अम्मी उसके बाप की दुश्मन है और मैं भी उसके बाप से किसी मौके पर इंतकाम ले सकता हूँ। अब उसे यरगमाल बनाकर कहीं ले जा रहा हूँ। ऐसे हालात में उसका बाप शमशीर सिंह उसे वापस हासिल करने की कोशिश करेगा तो हम सब उसके बाप को फिर किसी तरह ट्रैप करके जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे कहा, तुमने मुझे अपनी कार के अंदर कैदी बनाकर इस कार को ब्लास्ट करने की धमकी देकर पुलिस को अपने बाप की रिहाई पर मजबूर कर दिया। वो रिहा होकर कहीं जा चुका है, इसलिए तुम मुजरिम हो और पुलिस को मतलूब हो। तुम धोखा देकर भागना चाहोगी तो मैं रिवॉल्वर से तुम्हें जख्मी करके पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर तुम्हारा मफरूर बाप तुम्हें पुलिस की हिरासत से रिहाई नहीं दिला सकेगा। वो नहीं जानती थी कि उस बाप को बेटी की खातिर फिर पुलिस से टकराना चाहिए, लिहाजा उसने ऐसे सर झुका लिया जैसे हालात के सामने झुक गई हो। लेकिन वो मुख्तलिफ पहलुओं से सोच रही थी कि खुद को किस तरह यरगमाल बनाए जाने से बचा सकती है। उसने कहा, फरमान तुम जो चाहोगे वो होगा। मैंने पहली बार अपने आप को किसी के सुपुर्द किया है। जब आबरू दी है तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। क्या आज मुझे पाने के बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी मोहब्बत पैदा नहीं हो रही? ठीक है कि मैं दुश्मन की बेटी हूँ, क्या तुम दुश्मन की बेटी को दोस्त बना सकोगे? मैंने कहा, तुम बहुत हसीन और पुरकशिश हो, लेकिन मैं जज्बात में बहकर अपनी अम्मी से होने वाली दुश्मनी नहीं भूल सकता। वो बोली, अपनी यही बात इस तरह कहो कि हम एक होकर अपने बुजुर्गों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं। तुम्हारी अम्मी जब खतरनाक मुजरिमों का ऑपरेशन करके उन्हें नई जिंदगी देती रहती हैं, तो क्या तुम्हारे जैसे इकलौते बेटे की मोहब्बत और महबूबा की खातिर सिर्फ एक गॉडफादर शमशीर सिंह कालिया की एक गलती माफ नहीं करेंगी? मैंने कहा, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आइंदा मेरी अम्मी का फैसला तुम्हारे बाप के सिलसिले में क्या होगा? वो बोली, तुम मेरे एक मशवरे पर गौर करोगे तो हम औलाद होकर बुजुर्गों के हक में कुछ अच्छा कर सकेंगे। मैंने पूछा, तुम क्या चाहती हो? वो बोली, देखो तुम अपनी अम्मी से बहुत दूर हो और अब मैं भी अपने डैडी से दूर हो गई हूँ। अगर मेरी तरह तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए सच्ची मोहब्बत होगी तो हम दोनों कुछ अरसे के लिए उनसे दूर रहेंगे और दूर रहकर उन्हें कायल करेंगे कि तुम्हारी अम्मी अपने इकलौते बेटे और मेरे डैडी अपनी इकलौती बेटी की बेहतरी चाहते हैं और हमारी सच्ची मोहब्बत की कदर कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी दुश्मनी को दोस्ती में बदलना होगा। फिर जानते हो मैं क्या करूंगी? मैंने पूछा, क्या करोगी? वो बोली, जब तुम्हारी अम्मी राजी हो जाएंगी तो मैं उनकी मर्जी के मुताबिक अपने डैडी को मजबूर करूंगी कि वो तुम्हारी अम्मी के सामने घुटने टेक कर शर्मिंदा होकर अपनी गलती की माफी मांगे। मैंने खुश होकर बड़ी मोहब्बत और अकीदत से शिल्पा को देखा। मेरी अम्मी यही चाहती थी कि मैं शमशीर सिंह कालिया को उनके सामने लाकर घुटने टेकने और माफी मांगने पर मजबूर करूं। मैंने उसके दोनों बाजुओं को थाम कर कहा, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो तमाम उम्र मेरे दिल पर हुकूमत करती रहोगी। मैं अम्मी से इस सिलसिले में अभी फोन पर बात करूंगा। वो बोली, रास्ते में ऐसी अहम बातें करना मुनासिब नहीं है, पहले यहाँ से चलो। अगर हमारे लिए भेजी जाने वाली गाड़ी यहाँ आ जाएगी तो वो लोग हमें मजबूरन अपने साथ ले जा सकते हैं, पहले यहाँ से चलो। मैं उसके साथ फुटपाथ पर चलता हुआ एक स्ट्रीट पर आया, वहाँ भी हम आगे बढ़ते रहे। वो कहती रही, हम इस तरह इन सब से दूर रहकर अपने बुजुर्गों की नफरत को मोहब्बत में बदल सकेंगे। तुम मशवरा दो, हमें फिलहाल किसी छत और चार दीवारी में छुप कर रहना चाहिए। किसी होटल में या किसी के बंगले में पेइंग गेस्ट बनकर रहेंगे तो तुम्हारे अमीर हमजा, मुराद चंगेजी और मेरे डैडी हमें ढूंढ निकालेंगे। हमारी पनाहगाह ऐसी हो कि उनमें से कोई वहाँ तक न पहुँच सके। मैंने कहा, मैं पहली बार लंदन आया हूँ, मैं तुम्हें सही मशवरा नहीं दे सकूंगा। तुम मुझसे ज्यादा इस शहर के बारे में जानती हो, क्या किसी खुफिया अड्डे से वाकिफ हो? वो बोली, कई खुफिया अड्डों से वाकिफ हूँ, लेकिन डैडी भी उन अड्डों से वाकिफ हैं। अगर उन्होंने वहाँ पहुँचकर मुझे तुमसे जुदा किया और अपने आदमियों के जरिए तुम्हें नुकसान पहुँचाया तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी। वो अपनी बातों से और अपने अमल से साबित कर रही थी कि ऐसी किसी जगह नहीं जाएगी जहाँ उसका बाप मुझे नुकसान पहुँचा सके। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बुजुर्गों के दरमियान दुश्मनी कराने वाले नेक इरादों को भी समझ रहा हूँ और अपने लिए तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा पर भी फख्र कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए मोहब्बत की इंतहा कर दूंगा, लेकिन फौरी तौर पर फैसला करो कि हमें अपने तमाम लोगों से दूर रहने के लिए कहाँ जाना चाहिए। वो बोली, मुश्किल ये है कि हम दोनों के पासपोर्ट हमारी रिहाइश गाहों में रखे हैं। अगर वो हमारी जेब में होते तो अभी ईस्ट बॉर्न जाते और वहाँ से किसी बहरी जहाज से फ्रांस पहुँच जाते। मैं जानती हूँ कि जाली पासपोर्ट कहाँ से बनवाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे पासपोर्ट हासिल करने के लिए भी कम से कम 12 घंटे लगेंगे। उस वक्त तक हम कहाँ भटकते रहेंगे? रात हो चुकी है। मैंने लंदन की सर्दी में कभी बाहर रात नहीं गुजारी।
गुजारी। उसने कहते कहते चुप होकर सोचा, फिर चुटकी बजाकर बोली, मेरी एक सहेली सूजी तन्हा एक अपार्टमेंट में रहती है। डैडी मेरी उस सहेली के बारे में नहीं जानते हैं। मैं उससे बात करती हूँ, शायद वो हम दोनों के लिए एक रात अपने अपार्टमेंट में रहने की इजाजत दे दे। शायद क्या वो जरूर राजी हो जाएगी। मैं उसकी एक कमजोरी जानती हूँ। मैंने पूछा, उसकी कमजोरी क्या है? वो बोली, वो बहुत लालची है। मैं उसे 100 पाउंड दूंगी तो वो हमारे कदमों में बिछी रहेगी। शिल्पा का मोबाइल फोन मेरे पास था, मैंने उसे दिया। उसी वक्त बजर की आवाज सुनाई थी। शिल्पा ने उसका पावर ऑफ करके कहा, शायद डैडी मेरी खैरियत मालूम करना चाहते हैं। हम जब तक किसी छत के नीचे पहुंचकर महफूज नहीं होंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। मैंने कहा, शिल्पा तुम बहुत समझदार हो। मेरे फोन की बैटरी डाउन हो चुकी है, वरना मुराद चंगेजी और अमीर हमजा मुझसे राब्ता करके ये पूछते कि मैं इस फुटपाथ पर तुम्हारे साथ क्यों न रहा जहाँ मेरे लिए एक गाड़ी पहुँचने वाली थी। अब वो सब परेशान होकर मुझे और तुम्हें तलाश कर रहे होंगे। शिल्पा मोबाइल का पावर ऑन करके अपनी सहेली सूजी से राब्ता करने लगी। वाकई मुराद चंगेजी मेरे लिए परेशान हो रहा था। वो खुद एक गाड़ी में मुझे और शिल्पा को ले जाने के लिए मुकर्रर जगह पर आया था और वहाँ हम दोनों को न पाकर अपने मातहतों को आसपास की गलियों में दौड़ाया था, लेकिन वो हम तक नहीं पहुँच सके थे। उसने मोबाइल के जरिए राब्ता किया तो बैटरी के नाकारा होने की वजह से वो मेरी आवाज न सुन सका। उसने अमीर हमजा से राब्ता करके उसे बताया, फरमान और शिल्पा कहीं गुम गए हैं। ये अंदेशा है कि शमशीर सिंह उर्फ कालिया ने कोई चाल चली होगी। इससे पहले कि हम उसकी बेटी को अगवा करते, वो फरमान को अगवा करके ले गया है। अमीर हमजा ने कहा, मैं अभी शमशीर सिंह कालिया से राब्ता करके फरमान के बारे में मालूम करता हूँ। तुम भी उस कालिया का जाती मोबाइल फोन नंबर नोट करो। अमीर हमजा ने कालिया का फोन नंबर नोट करवाने के बाद अपना फोन ऑफ कर दिया। फिर वो शमशीर सिंह कालिया से राब्ता करना चाहता था। उसी वक्त फोन का बजर सुनाई दिया। उसने उसे ऑन करके कान से लगाकर पूछा, कौन? आवाज आई, मैं अनिला बोल रही हूँ। तुम कब तक हाइड पार्क के पास रहोगे? थोड़ी देर पहले तुमने बताया था कि शमशीर सिंह कालिया फरार हो गया है। अब तुम्हें मेरे मसले से निपटना चाहिए। नेक बख्त ने मुझ पर 2 कातिलाना हमले करवाए, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सके। अभी उसने मेरे मोबाइल पर बड़े फातिहाना अंदाज में कहा है कि वो कल सुबह की फ्लाइट से इलेक्शन के सिलसिले में पाकिस्तान जा रहा है और मैं अमीर हमजा का सहारा लेकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अमीर हमजा ने कहा, तुम उसके फातिहाना अंदाज से अपनी तौहीन महसूस कर रही हो। मेरी जान दुश्मन अपनी आर्जी कामयाबियों पर फख्र करे तो अपने दिल को समझाना चाहिए कि कामयाबी और नाकामी, हार और जीत इंसान के साथ साथ चलती हैं। तुम फोन रखो, मैं अभी उससे निमट लेता हूँ। राब्ता खत्म हो गया। अमीर हमजा ने नेक बख्त को अहमियत नहीं दी। उसने पहले मेरी फिक्र की और शमशीर सिंह कालिया से राब्ता करके पूछा, फरमान अली कहाँ है? कालिया ने कहा, ये सवाल मुझसे कर रहे हो? क्या कोई नई चाल चल रहे हो? तुमने या मुराद चंगेजी ने मेरी बेटी को अगवा किया है, उससे मोबाइल फोन भी छीन लिया। मैंने अभी उससे राब्ता किया था, लेकिन दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया और ऐसा अगवा करने वाले ही कर सकते हैं। अमीर हमजा ने कहा, कालिया संजीदगी से बात करो। झूठ बोलोगे, फरमान को अगवा करके मुझसे मस्खरापन करोगे तो बहुत पछताओगे। मैंने और चंगेजी ने तुम्हारी बेटी को अगवा नहीं किया है। कालिया बोला, तो फिर फरमान मेरी बेटी को मजबूर करके किसी दूसरी जगह ले गया होगा। फरमान की नीयत तो पहले ही शिल्पा पर खराब हो चुकी थी। अब पता नहीं वो बदमाश मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक कर रहा होगा। अगर तुम सचमुच नहीं जानते कि फरमान ने मेरी बेटी को अगवा किया है तो किसी भी तरह हकीकत मालूम करो कि उसके साथ मेरी बेटी भी कहाँ गुम हो गई है। उसने फोन बंद कर दिया। अमीर हमजा ने मुराद चंगेजी से राब्ता करके कहा, कालिया इल्जाम दे रहा है कि फरमान ने उसकी बेटी शिल्पा को अगवा किया है। क्या तुमने फोन के जरिए फरमान से बात नहीं की? चंगेजी बोला, फरमान का फोन खामोश है, शायद बैटरी नाकारा हो गई है। हमजा ने कहा, फरमान नई बैटरी खरीद सकता है, किसी फोन बूथ से राब्ता कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो यही बात समझ में आती है कि वो कहीं मजबूर और बेबस हो गया है, या फिर वो चालाक बाप की मक्कार बेटी उसे उल्लू बनाकर फांस रही है। मुराद ने परेशान होकर कहा, फरमान गैर मामूली जिस्मानी ताकत का हामिल है, ज़हीन भी है, लेकिन दूसरों की मुजरिमाना चालबाजियों को अच्छी तरह समझ नहीं पाता। जराइम की दुनिया में पहली बार अनिला बानो के बंगले में जाकर दुश्मनों से निमटने के बावजूद एक मुआहिदे को हासिल न कर सका। वो मुआहिदा दुश्मन ले गए और उसने आपको और अनिला को गलत फहमी में मुब्तला कर दिया। अब कालिया की बेटी शिल्पा के फरेब में आकर किसी दूसरी जगह चला गया है। हमजा ने कहा, यही बात हो सकती है। शिल्पा उसे एक जगह से दूसरी जगह भटकाते हुए अपने बाप के पास जरूर ले जाएगी। चंगेजी ने कहा, आपकी पहुंच लंदन पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड तक है। आप पुलिस और सुराग रसानों के जरिए उसे तलाश कर सकते हैं। हमजा ने कहा, मुझसे मिलो और फरमान की तस्वीर हो तो उसके नेगेटिव से कई दर्जन तस्वीर प्रिंट करवा लो। वो तस्वीर पुलिस और सुराग
इंसानों को दी जाएंगी। मेरे जांबाज भी उसे तलाश करेंगे। चंगेजी ने कहा, मैं अभी अपार्टमेंट जाकर उसकी तस्वीर के प्रिंट्स तैयार करवाता हूँ, फिर आपसे राब्ता करूंगा। उसने फोन बंद किया। फिर पाकिस्तान में आमना से राब्ता करके बताया कि फरमान उसके दुश्मन की बेटी शिल्पा के साथ या तो अपनी मर्जी से गया है या शिल्पा उसे फांस कर अपने बाप के पास ले जा रही है। आमना ने पूछा, क्या शमशीर सिंह कालिया से तुम्हारा सामना हुआ था? चंगेजी बोला, जी हाँ, वो पुलिस की हिरासत में था, मगर उसकी बेटी ने बड़ी चालाकी से बाप को फरार होने का मौका दिया और आपके साहबजादे को कहीं ले गई। मुराद चंगेजी आमना को हाइड पार्क में होने वाले वाकयात की तफसील बताने लगा। उधर अमीर हमजा ने फोन पर नेक बख्त से राब्ता किया। उसके मुशीर ने पूछा, आप कौन हैं? अमीर हमजा बोला, अपने बाप बदबख्त से कहो मेरा नाम अमीर हमजा है। वो बोला, मिस्टर हमजा, आपको शरीफाना लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए। अमीर हमजा ने कहा, वतन दुश्मन सियासतदान के कुत्तों से ऐसा ही अंदाज इख्तियार करते हैं। वो बोला, आपने नेक बख्त साहब को बदबख्त कहा है और उन्हें मेरा बाप कहा है। आप अपने अल्फाज वापस लें वरना। अमीर हमजा ने कहा, वरना के बाद कोई चैलेंज करने वाली बात करोगे तो तुम उस बदबख्त के साथ कल सुबह की फ्लाइट से पाकिस्तान नहीं जा सकोगे। मुशीर बोला, मेरी इतनी जुर्रत कहाँ है कि दो बड़ों के मामलात में पढ़कर मुसीबतों को दावत दूं। आप होल्ड करें, मैं उनसे बात करवाता हूँ। अमीर हमजा ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर उसे नेक बख्त की आवाज सुनाई दी। हेलो, आप हमजा साहब हैं? अमीर हमजा ने कहा, जी मैं अमीर हमजा हूँ। ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी वतन दुश्मनी की लंबी फहरिस्त है। तुमने 2 बार अनीला पर कातिलाना हमले करवाए और अपने वसी जरा इस्तेमाल करके कानून की गिरफ्त से पहले की तरह बड़े महफूज और मुतमईन होकर पाकिस्तान जाना चाहते थे। नेक बख्त बोला, मुझे तो पाकिस्तान जाना ही है, तुम्हें क्या तकलीफ है? हमजा ने कहा, तकलीफ ये है कि तुम कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहे हो, लिहाजा अब मेरी अदालत में तुम्हारे जराइम और कमीनगी का मुहासबा होगा। जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तुम्हारी तरफ से अनीला को जितने नुकसानात पहुँचे हैं उनकी तलाफी करने के बाद शायद जा सको। वो बोला, हमजा साहब, अनीला जैसी हसीनाएं दुनिया में लाखों हैं। मैं आपके अतराफ हसीनाओं का मेला लगा दूंगा, उसकी खातिर आप मुझसे दुश्मनी न करें। हमजा ने कहा, क्या सच कह रहे हो? अनीला से ज्यादा हसीन औरतें मेरे लिए फराहम कर सकते हो? वो बोला, बेशक, आप एक बार मुझे आजमा कर तो देखें। हमजा ने कहा, आजमाने की क्या जरूरत है? तुम अपनी जबान से इकरार कर रहे हो कि हसीनाएं सप्लाई करने वाले दलाल हो। क्या ये खानदानी पेशा है? नेक बख्त बोला, देखें आप हद से बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी बड़े वसी जराए के मालिक हैं, लेकिन मेरे खिलाफ अनीला का साथ देकर और मेरा कुछ न बिगाड़ कर आपको समझ लेना चाहिए कि मैं आपसे कम नहीं हूँ। हमजा ने कहा, तो फिर पाकिस्तान जाओ। कल जाओगे? परसों तमाम अखबारात, रेडियो और टीवी के जरिए वोट देने वाले अवाम को बताया जाएगा कि तुमने 2 बार अनीला पर कातिलाना हमले करवाए और उसके बावजूद वो जिंदा है। वो पाकिस्तान जाकर तुम्हारी इंतखाबी मुहिम को नाकाम बनाएगी। नेक बख्त सोच में पड़ गया। अगरचे खुफिया हाथ से किया हुआ मुआहिदा उसके हाथ आ गया था, लेकिन उसकी फोटोस्टेट कॉपियों के साथ अनीला पाकिस्तान आकर उसके खिलाफ बयाना देगी तो मुखालिफ सियासी पार्टी के लीडर काशिफ अकबर को फायदा पहुंचेगा। खुफिया हाथ की हिमायत के बावजूद उसके चाल चलन और किरदार की धज्जियां उड़ती रहेंगी तो अपनी ही पार्टी के दूसरे कई लीडर पटड़ी बदल कर वजारतें हासिल करने के लिए काशिफ अकबर से जा मिलेंगे। जितने लीडर उसका साथ छोड़ेंगे उतने हल्कों के वोट उसकी झोली से निकलकर काशिफ अकबर की झोली में चले जाएंगे। अमीर हमजा ने पूछा, क्या हुआ बदबख्त, तुम्हारा फोन चुप हो गया है? वो बोला, मैं आपके जवाब में बहुत कुछ बोल सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पहले अक्ल की बात समझाता हूँ। हमें दुश्मनी का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। तकदीर की चाल और सियासतदान की चालबाजियां पलट जाया करती हैं। हर जवारी यही समझता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन वो सामने वाले की तुरुप चाल को नहीं समझ पाता। जीतने वाली बाजी हारने के बाद अकल आती है कि कोई किसी से कम नहीं होता, एक से एक बढ़कर होता है। हमजा ने कहा, तुम जो नसीहतें कर रहे हो उसके पीछे धमकी छुपी है। नेक बख्त बोला, ये नसीहत नहीं, धमकी भी नहीं है, दोस्ती की राह हमवार करने की तमहीद है। आप बहुत बड़े ज़हीन बाजीगर हैं, कोई बाजीगरी दिखाएं कि दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए। अमीर हमजा ने कहा, जब मैंने जिहाद शुरू किया तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी अनीला मेरी जिंदगी में आएगी। बात सिर्फ एक अनीला की नहीं, पूरी कौम की है। खुफिया हाथ से मुआहिदा करने वाले वतन फरोश से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं पाकिस्तानी अवाम को जगाने, झंझोड़ने और मुल्क दुश्मन अनासिर के मकरू चेहरे दिखाने के लिए मैदान अमल में हूँ। एक अनीला की खातिर अपने अजाइम से बाज नहीं आऊंगा। नेक बख्त ने पूछा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? अमीर हमजा ने कहा, बाज हालात में आखिरी सांस तक आखिरी फैसला नहीं हो पाता। मैं तुमसे सिर्फ एक शर्त पर दुश्मनी नहीं करूंगा। नेक बख्त ने पूछा, शर्त क्या है? हमजा ने कहा, पाकिस्तान वापस न जाओ और अगर जाओ तो सियासत
सियासत से बाज आ जाओ। वो बोला, जिन लोगों की रगों में सिर्फ सियासत का लहू दौड़ता रहता है, सांस लेना छोड़ सकते हैं लेकिन सियासत नहीं छोड़ सकते। हमजा ने कहा, तो फिर ये तुम्हारा अटल फैसला है कि कल की फ्लाइट से जा रहे हो। वो बोला, सियासी चालों में लचक पैदा हो जाती है, खुश हो जाओ, कल की फ्लाइट से पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। जाने के लिए दूसरे तीसरे दिन की किसी फ्लाइट में एक सीट मिल जाएगी। मुझे कत्ल कर सकते हो तो कर दो, वरना मैं पाकिस्तान में जिंदा मिलूंगा। नेक बख्त ने फोन कर दिया। अमीर हमजा भी मोबाइल फोन बंद करके गहरी संजीदगी से सोचने लगा। अनीला पाकिस्तान में नेक बख्त की इंतखाबी मुहिम को जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगी। उसकी जिंदगी से नेक बख्त की सियासी मौत होगी, लिहाजा वो फिर चाहेगा कि अनीला जिंदा न रहे। वो तीसरी बार भी उस पर कातिलाना हमला करवा सकता है। अमीर हमजा अनीला के मसले में उलझ गया था और मुझे शिल्पा उलझा रही थी या मेरी जिंदगी एक नए अंदाज में सुलझा रही थी। मैं अभी नहीं जानता था। किसी को उसकी बातों से नहीं, उसके अमाल से पहचाना जाता है, और शिल्पा अमली तौर पर साबित कर रही थी कि वो मुझे दिल की गहराइयों से चाहने लगी है। उसने मेरी खातिर अपने बाप से फोन पर बात नहीं की थी। मैं अपनी अम्मी से दूर था, वो भी एक ही शहर में रहकर बाप से दूर हो गई थी। हम कुछ दिनों तक अपने बुजुर्गों से दूर रहकर उनकी दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते थे, और दूर रहने के लिए सबसे छुपना जरूरी था। छुप कर रहने के लिए वो कई खुफिया अड्डे जानती थी, लेकिन मेरी खातिर उन अड्डों पर न गई। ये अंदेशा था कि उसका बाप वहाँ पहुंचकर मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं उसके साथ उसकी सहेली सूजी के अपार्टमेंट में आ गया। वो वाकई लालची थी। शिल्पा ने 100 पाउंड दिए तो वो खुश होकर बोली, मैं कर्जों में जकड़ी हुई हूँ, तुम ये रकम देकर मुझे बड़ी मुश्किल से निकाल रही हो। शिल्पा ने कहा, अब तुम पर कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैं फरमान के साथ जब तक यहाँ रहूंगी रोजाना 20 पाउंड दिया करूंगी, लेकिन हमारी यहाँ रिहाइश की बात राज में रखोगी। मैं यहाँ डैडी से छुप कर रहना चाहती हूँ, बाहर किसी के सामने मेरा नाम न लेना। सूजी ने हमें एक बड़ा सा कमरा रिहाइश के लिए दिया और उसने हमारे लिए तीनों वक्त का खाना पकाने की भी जिम्मेदारी ली। रोज के 20 पाउंड बहुत थे। वहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद शिल्पा ने मुझसे कहा, यहाँ हम किसी अंदेशे के बगैर मुतमईन रहेंगे, फिर मैं उनसे बात करूंगी। मैंने फोन के जरिए अम्मी से राब्ता किया, फिर उन्हें सलाम करने के बाद पूछा, आप खैरियत से हैं? अम्मी ने कहा, मैं खैरियत से हूँ, तुम कहाँ हो? मुराद तुम्हारे लिए परेशान है और पूरे शहर में तुम्हें ढूंढता फिर रहा है। मैंने कहा, मैं अभी उनकी परेशानी दूर कर दूंगा। मुझे जिंदगी में पहली बार आपको पाकर बेहद खुशी हुई थी, आज दूसरी बार मुझे एक नई खुशी मिली है। मैंने आपके लिए आपकी बहू पसंद की है। वो सिर्फ सूरत से ही नहीं, सीरत से भी उतनी ही अच्छी है कि आप उसे देखकर और उससे मिलकर मेरे इंतखाब की तारीफ जरूर करेंगी। आमना ने कहा, तुम जिसकी बात कर रहे हो मैं उसे जानती हूँ, मगर सूरत से नहीं पहचानती। रह गई सीरत तो वो अपनी पैदाइशी फितरत के मुताबिक होती है। आदमी का बच्चा आदमी और सांप का बच्चा सांप होता है। मैंने कहा, अम्मी आप बरसों की नफरत के बायस ऐसा कह रही हैं, आप मेरी एक बात मान लें, अभी उससे बात करें, हो सकता है नफरत खत्म हो जाए या कुछ कम हो जाए। आमना बोली, उसे रिसीवर दो। मैंने रिसीवर शिल्पा को दे दिया। वो उसे कान से लगाकर बोली, हेलो, नमस्ते, आदाब, क्या मैं आपको अम्मी कह सकती हूँ? वो बोली, अल्लाह को मंजूर होगा तो एक दिन तुम मुझे अम्मी कहोगी, फिलहाल डॉक्टर मैडम वगैरह कह सकती हो। शिल्पा बोली, मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं, आपने मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन किए हैं और मरीजों की अंदरूनी खराबियों को दूर करके उन्हें एक नई जिंदगी दी है, मगर मेरे अंदर डैडी का जहर भरा है, तो क्या आप मोहब्बत और इंसानियत के आलात से ऑपरेशन करके मेरे अंदर से जहर नहीं निकाल सकेंगी? आमना ने कहा, तुम बातें अच्छी करती हो। शिल्पा बोली, मैंने फरमान से वादा किया है कि अगर आप डैडी की गलती माफ करना चाहेंगी तो मैं डैडी को मजबूर करूंगी कि वो आपके सामने घुटने टेक कर सर झुकाकर अपनी गलती की माफी मांगे। आमना ने कहा, क्या तुमने ऐसी बात अपने डैडी से की है और क्या तुम्हारे डैडी मेरे सामने घुटने टेकने पर राजी हो गए हैं? वो बोली, जब से आपके बेटे से मोहब्बत मिली है मैं डैडी से दूर हो गई हूँ, अभी तक उनसे फोन पर भी गुफ्तगू नहीं की। मैं फरमान के साथ एक जगह रूपोश हूँ ताकि डैडी आपकी दुश्मनी में उसे नुकसान न पहुँचाएं। आपसे बातें करने के बाद उनसे फोन पर राब्ता करूंगी। आमना बोली, अपने बाप से फिर कभी बात कर लेना, पहले फरमान से पूछो क्या हम माँ बेटे ने एक दूसरे को रूबरू देखा है। शिल्पा ने माउथ पीस पर हाथ रखकर मुझसे पूछा, क्या तुमने अपनी अम्मी को कभी अपने सामने नहीं देखा? मैंने कहा, नहीं। वो कहती हैं, तुम्हारे डैडी की साजिश के बायस मेरे वालिद ने मेरी वालिदा से हमेशा के लिए अलहदगी इख्तियार की थी और अम्मी को घर छोड़कर जाने पर मजबूर किया था। जब मैं जवान हुआ तो अम्मी ने फोन के जरिए मुझसे कहा था कि जब तक मैं तुम्हारे बाप को सजा न दूं उस वक्त तक उनके सामने न आऊं। शिल्पा ने फोन पर अम्मी से कहा, अभी फरमान ने बताया है कि मेरे डैडी ने किस तरह
آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے اپنے شوہر کے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، یہ سن کر مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ آمنہ بولی آئندہ تمہیں شرمانے کا بہت وقت ملے گا۔ ابھی اس بات کو سمجھو کہ جب ماں بیٹے ایک دوسرے کے روبرو نہیں آتے ہیں تو پھر ایک چھت کے نیچے بھی نہیں رہتے، اور جب بیٹا ماں کے ساتھ نہیں رہتا تو بہو کیسے ساتھ رہے گی؟ ساس کے ساتھ رہے گی یا شوہر کے ساتھ؟ شلپا بولی آپ چاہتی ہیں کہ میرے ڈیڈی کو سزا ملے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ وہ ایک طاقتور انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر ہو کر آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگے۔ آمنہ نے کہا یہ واقعی حیرانی کی بات ہے کہ اتنا بڑا گاڈ فادر میرے سامنے جھکے گا۔ فرمان کو ریسیور دو، میں ابھی اپنا فیصلہ سناؤں گی۔ میں نے ریسیور لے کر کہا امی میں بول رہا ہوں۔ وہ بولی بیٹے تم جانتے ہو کہ عالمی سطح کے کتنے ہی خطرناک مجرم اور دنیا کے کتنے ہی ممالک کے انڈر گراؤنڈ گاڈ فادر مجھے سلام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی امی میں جانتا ہوں۔ وہ بولی ان میں سے ایک گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیا میرے سامنے جھک کر سلام کرے گا اور معافی مانگے گا تو کون سی نئی بات ہوگی؟ میں نے کہا لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ شمشیر سنگھ کالیا کو آپ کے سامنے لا کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کروں۔ وہ بولی اس لیے کہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کے ہاتھوں مار کھا کر لہو لہان ہو کر میرے قدموں میں آئے، مگر تم اسے رشتہ دار بنا کر لا رہے ہو۔ کیا تم اپنی ماں کو اتنا کم ظرف سمجھتے ہو کہ میں اپنی بہو کے باپ کو اپنے قدموں پر سر جھکا کر اس بہو کی توہین کروں گی جو آئندہ میرے بیٹے کی نسل پیدا کرے گی؟ میں نے کہا آپ کی باتوں نے مجھے الجھا دیا ہے۔ وہ بولی تم اس لیے الجھ رہے ہو کہ سلجھی ہوئی باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ یہ تمہاری اور شلپا کی محبت اور شادی کا معاملہ نہیں ہے۔ جنوبی ایشیا اور مشرق بعید کے چند گاڈ فادرز ایک دوسرے سے برتر رہنے اور مخالف گاڈ فادرز کی کمزوریاں معلوم کرنے کے لیے اپنے جاسوس دوسرے گاڈ فادرز کی مافیا تنظیم میں بھیجتے ہیں۔ تمہارے گاڈ فادر مامو ہاشم جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ شمشیر سنگھ کالیا پچھلے 22 برس سے تمہارے گاڈ فادر مامو ہاشم کو کمزور نہ بنا سکا، مگر اب شلپا میری بہو بن کر میرے ساتھ رہ کر گاڈ فادر ہاشم کے بہت سے اہم راز معلوم کر سکتی ہے اور ہاشم کی بہت سی خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع اپنے باپ تک پہنچا سکتی ہے۔ میں نے کہا امی آپ مجھ سے بہت زیادہ تجربہ کار ہیں، میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں مانیں گی کہ شلپا اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے چاہتی ہے۔ وہ بولی یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک لڑکی میرے بیٹے کو دل و جان سے چاہتی ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ شلپا سے شادی کر کے لاہور کبھی نہ لاؤ، ایک جاہل اور بد اخلاق جوان کی طرح اپنی بیوی کے باپ پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، کبھی اسے مار پیٹ کر لہو لہان کر کے میرے قدموں میں لا کر رشتوں کی توہین نہ کرو۔ میں نے کہا کیا شلپا سے شادی کرنے کے بعد میں آپ سے کبھی نہیں مل سکوں گا؟ وہ بولی نہ مجھ سے، نہ اپنے گاڈ فادر مامو ہاشم سے، اور نہ ہی چنگیزی سے تمہارا کوئی تعلق رہے گا، بس تم اپنی بیوی اور اس کے باپ کے ساتھ رہا کرو گے۔ میں نے کہا آپ کیسی بے تکی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ بولی جو کہہ رہی ہوں اس سے انکار نہ کرو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ شلپا سے محبت کر کے اور شادی کر کے ایک نیا تجربہ حاصل کرو۔ تم جتنے تجربات حاصل کرتے جاؤ گے فولاد کی طرح مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ میں فون بند کر رہی ہوں، ابھی چنگیزی سے بات کرو۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے سوچتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھا۔ شلپا نے پوچھا کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا وہ کہتی ہیں جب تم ہمارے گھر کی عزت بن جاؤ گی تو تمہارے ڈیڈی کو ان کے قدموں میں جھکانا ہماری کمظرفی اور تمہاری توہین ہوگی۔ وہ بولی تمہاری امی بہت اچھی ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بزرگوں سے دور رہ کر ہم ان کی دشمنی کو دوستی میں بدل سکتے ہیں اور اب بدل رہے ہیں۔ شادی کے بعد میں تمہاری امی کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرتی رہوں گی۔ میں نے کہا شادی کے بعد تم تو کیا میں بھی ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، انہوں نے لاہور آنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ بولی تو پھر شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم شادی مجھ سے کرو گی یا امی سے؟ وہ بولی ہاں میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ شادی کے بعد سسرال میں رہ کر ساس کی خدمت کروں گی کہ وہ مجھے بیٹی کا پیار دینے لگیں۔ میں نے فون کے ذریعے مراد چنگیزی کو مخاطب کیا۔ چنگیزی نے کہا میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا، تمہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ میں نے وہ اپارٹمنٹ چھوڑ دیا ہے، اب پتہ نہیں کہاں جا کر رہوں گا، تم شلپا کے ساتھ زندگی گزارو۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ میرے استاد ہیں، آپ کہیں چلے جائیں گے تو میری تربیت کون کرے گا؟ چنگیزی بولا شادی کے بعد بیوی پال پوس کر تمہیں تربیت دیتی رہے گی۔ مراد چنگیزی نے فون بند کر دیا۔ میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے سوچ میں پڑ گیا۔ شلپا نے کہا کیا ہوا، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے کہا امی نے اپنے پاس آنے سے روک دیا اور چنگیزی اپارٹمنٹ چھوڑ چکا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ شلپا بولی یعنی تمہاری امی کو ہماری محبت اور شادی پر اعتراض ہے؟ میں نے کہا اعتراض نہیں ہے، انہوں نے شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ شلپا بولی تو پھر اپنے پاس آنے سے کیوں منع کیا ہے؟ میں نے کہا صرف اس لیے کہ شمشیر سنگھ کالیا کو سزا نہیں دے سکوں گا۔ وہ بولی میں بیٹی ہو کر کہتی ہوں کہ باپ کو اس کی غلطی کی سزا دو۔ میں نے کہا اب وہ صرف تمہارے باپ ہی نہیں بلکہ میرے سسر اور بزرگ بھی ہوں گے، اس لیے میں ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکوں گا۔ وہ بولی تمہاری امی کی ذہانت اور چالاکی کی داد دینی چاہیے، انہوں نے ہماری
शादी करने से मना नहीं किया, लेकिन अपने पास आने से इसलिए मना कर दिया कि तुम मेरे डैडी से इंतकाम नहीं लोगे। अगर माँ की कसम पूरी करने के लिए इंतकाम लोगे तो ये ससुर के साथ बदतमीजी होगी। इन हालात में तुम क्या करना चाहते हो? मैं सोचने लगा कि अम्मी के इस मशवरे के पीछे गहराई है कि शिल्पा से मोहब्बत करके और शादी करके एक नया तजुर्बा हासिल करो। तुम जितने तजुर्बात हासिल करते जाओगे फौलाद की तरह मुस्तहकम होते जाओगे। मैंने शिल्पा से कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं उसके करीब होने लगा तो वो पीछे हटकर बोली, अभी नहीं, तुम्हारी अम्मी ने मुझे मायूस किया है। वो कमरे से जाते हुए बोली, मैं सूजी के कमरे में उसके साथ सोने जा रही हूँ। वो चली गई। मैं इधर का रहा ना उधर का। अम्मी ने बड़ी मोहब्बत से या मेरी तरबियत की खातिर मुझे अपनी तरफ आने से मना कर दिया था और शिल्पा अम्मी के रवैये से मायूस होकर मुझे छोड़कर दूसरे कमरे में चली गई थी। मैं पहली बार लंदन आया था। रात को ज्यादा सर्दी महसूस होती थी, इसलिए मैं आतिशदान के करीब बिस्तर पर कंबल ओढ़ कर सो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।